कहीं न कहीं इससे जुड़ा हुआ है। तो ये सब सारी इंडस्ट्री जो है डेवलप होंगी किससे? ये जो हमारा मिडिल क्लास है इससे। ये सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए इसे तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, ये डेफ़िसिट के लिए है। अब देखिए फिज़िकल डेफ़िसिट होता क्या है कि सिविल सर्विसेज़ या पीसीएस एग्ज़ामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि विगत 5 वर्षों से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हेलो फ्रेंड्स, मैं निमिष यूपीएससी जागरण के इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम यूनियन बजट 2025 को देखेंगे आज। चूँकि आगामी परीक्षा में बजट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, उससे कई प्रश्न बनते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न बनते हों, चाहे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हों, हम सारे डायमेंशन को कवर करेंगे मित्रों। और बजट पे जाने से पूर्व हम कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे उसके, कुछ ट्रेडिशन थे, कुछ रिचुअल्स थे, ठीक है? तो हम लोग इसको ब्रीफ मैनर में देख के और बजट पर चलेंगे। आप सभी जानते हैं कि बजट कितना महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए मित्रों, हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चलते हैं। मित्रों, जाने से पूर्व आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक अवश्य करेंगे और कृपया आप अपने कोई भी सजेशन हो तो हमें पोस्ट किया करें। इससे हमें एक फीडबैक मिलता है और आगे भी सुधार करने के लिए एक अवसर मिलता है। तो चलिए मित्रों, हम लोग चलते हैं वीडियो पर और देखते हैं कि आखिर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो बजट का जो सफ़र शुरू हुआ था मित्रों, भारतीय बजट का, तो आप देखेंगे इंडियाज़ बजट हिस्ट्री बिगिन विथ जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के साथ ही इंडिया की बजट हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी कब? 1860 में, ब्रिटिश रूल के अंतर्गत। उस समय आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति रिसेंट में हुई थी, उसको ध्यान में रखकर ही जो ये बजट जो है प्रेजेंट किया गया था। अगला क्या है, आप देखेंगे कि ये तो हो गया प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप देखेंगे कि आर के शनमुखम चेट्टी जी द्वारा बजट को पहली बार एक आज़ाद भारत में 26 नवंबर 1947 को जारी किया, ठीक है? अगला जो पॉइंट आपको गो थ्रू करना है, वो सबसे शॉर्टेस्ट जो बजट है, 800 वर्ड की सबसे शॉर्टेस्ट बजट की स्पीच था ये, वो हीरू भाई एम पटेल जी द्वारा प्रेजेंट किया गया था और ये एक अंतरिम बजट था मित्रों। 1977 में ऐसा किया गया था। आप सभी जानते हैं कि 2019 से अभी तक हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमण जी द्वारा इसे प्रेजेंट किया जा रहा है। और अभी आप लोगों ने देखा कि 2025 का जो बजट था, वो लगभग मान सकते हैं कि आप 1 घंटे 14 मिनट में उन्होंने खत्म किया। और सबसे जो लॉन्गेस्ट बजट था, 2 घंटे 40 मिनट का, वो 2020 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बोला गया था। अगला आप देखेंगे कुछ बजट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और कुछ डिपार्टमेंट्स जो कि बजट को तैयार करते हैं ऑफ मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री तो ऑब्वियस है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई। और बजट जो है, अब हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख रहे हैं, तो बजट जो है शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है, वो फ्रेंच शब्द वुल्गा से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। चूँकि चमड़े के थैले में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता था, तो उसे उस संदर्भ में देखा जाता है, ठीक है? अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें अगर, तो जो हमारा आर्टिकल 112 है भारतीय संविधान का, उसमें लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। बजट का कहीं हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है मित्र। हमारे संविधान में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112, ठीक है? अगला जो आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 266, ये किसकी बात करता है? कंसोलिडेटेड फंड की बात करता है और पब्लिक अकाउंट की बात करता है। कौन? आर्टिकल 266। देखिए, बजट तो फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। अब बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है आपके? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, वो तैयार करता है बजट को। और इस डिपार्टमेंट में एक डिवीजन है, बजट डिवीजन, वो इसको प्रिपेयर करता है, ठीक है? इसी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में बजट डिवीजन है
वो बजट डिवीज़न क्या करता है? बजट को तैयार करता है, ठीक है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कुछ ट्रेडिशन है, कुछ रिचुअल्स हैं, जो ब्रिटिश इरा से चलते आ रहे थे, कुछ को बदला गया, कुछ के स्वरूप को परिवर्तित किया गया। तो चलिए देखते हैं एक-एक करके कि आखिर कौन-कौन से ट्रेडिशन हैं, जो बजट के संदर्भ में बदले गए या फिर कुछ उसमें परिवर्तन किया। तो पहला जो ट्रेडिशन है, जो कि ब्रिटिश इरा से चलता आ रहा था, वो था टाइमिंग। बजट की टाइमिंग ब्रिटिश इरा में ये शाम को 5 बजे इंट्रोड्यूस किया जाता था। चूँकि आप भी जानते हैं कि जो टाइमलाइन है इंडिया का, वो ब्रिटिश से साढ़े 5 घंटे अधिक है, मतलब आगे है कह सकते हैं। तो जब हमारे यहाँ शाम होता था 5 बजे, तो वहाँ वो दिन में उसको इंट्रोड्यूस करते थे, वो ये मान के। तो हमारे भी यहाँ वो उसको मान के 5 बजे करते थे। इसे परिवर्तित किया गया एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, उस समय 1999 में इसे परिवर्तन किया गया। हालाँकि ये 2001 में लागू किया गया। इसमें किया क्या गया कि जो शाम को बजट 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था, उसे घटाकर 11 बजे एएम में ही बजट को इंट्रोड्यूस किया जाने लगा। चलिए, एक चीज़ परिवर्तित हुई। अगला क्या परिवर्तन हुआ? तो आप देखेंगे डेट के संदर्भ में भी चीज़ें परिवर्तित हुई। ब्रिटिश इरा में आप देखेंगे तो ये फरवरी के लास्ट वीक में इंट्रोड्यूस किया जाता था। लेकिन 2017 में आप देखेंगे, माननीय अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे, तब से इस जो है डेट में परिवर्तन किया गया और परिवर्तन करके इसे 1 फरवरी कर दिया गया, ठीक है? अगला क्या परिवर्तन हुआ? अगला परिवर्तन हुआ उसके प्रेजेंटेशन में। बजट को जो प्रेजेंट किया जाता था, जिसमें उसे प्रस्तुत किया जाता था, उसमें परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? आप देखेंगे कि अंटिल 2018 एज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री कैरिड द बजट ए लेदर ब्रीफकेस। कहने का तात्पर्य यह है कि 2018 तक इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए वित्त मंत्री जी द्वारा एक लेदर बैग में, एक लेदर ब्रीफकेस में बजट को प्रस्तुत किया जाता था। और ट्रेडिशन इस्टेब्लिश बाय द फाइनेंस मिनिस्टर आर के शनमुखम चेट्टी, जो आज़ाद भारत में पहली बार इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था, उन्हीं की बात यहाँ पर हो रही है। बही खाता, देखिए, ऑन 5 जुलाई 2019 निर्मला सीतारमन ब्रोक द एबव ट्रेडिशन। अर्थात जो ऊपर हम लोगों ने ट्रेडिशन देखा कि लेदर जो है ब्रीफकेस में बजट को रिप्रेजेंट किया जाता था, इंट्रोड्यूस किया जाता था, उसे इन्होंने बही खाता में प्रस्तुत करना शुरू किया, ठीक है? ऑन 1 फरवरी 2021 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड द फर्स्ट पेपरलेस बजट। अर्थात कहने का मतलब है कि बजट जो पहले पेपर के फॉर्म में हुआ करता था, उसे पेपरलेस कर दिया गया और अब टैबलेट के माध्यम से बजट को प्रस्तुत किया गया। इसके कई फायदे हुए, पेपर बचे और समय भी कहीं न कहीं बचता था, ठीक है? देखिए, डिजिटल टैबलेट रैप्ड इन ट्रेडिशनल बही खाता स्टाइल पाउच। एक पाउच होता था, वो दिखने में बही खाता टाइप का ही लगता था। उसमें जो है टैबलेट को रखकर प्रेजेंट किया जाता था, ठीक है? डिजिटल इंडिया मिशन के रूप में आपको देख सकते हैं इसको। अब देखिए अगला क्या है, कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ कस्टम्स हैं जो बजट के संदर्भ में, वो भी देख लेते हैं हम लोग ब्रीफ मैनर में। हलवा सेरेमनी, जब बजट तैयार हो जाता है मित्रों, डिपार्टमेंट से उनके बजट आमंत्रित कर लिए जाते हैं और बजट तैयार हो जाता है। जो हम लोगों ने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में जो बजट डिवीज़न है, वो तैयार कर लेता है, तो बजट प्रिंट होने के लिए जाता है। प्रिंट होने में लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 1 हफ्ते लगते थे। तो जब जिस दिन वो प्रिंट के लिए जाता था, उस दिन ये हलवा सेरेमनी आयोजित की जाती थी। और हलवा जो है, आप भी जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य हमारे भारतीय संस्कृति में अगर किया जाता है, तो कुछ मीठा खाकर किया जाता है। तो बजट की प्रिंट देने के उपलक्ष्य में, ये खुशी के रूप में ये सेरेमनी आयोजित की जाती है। और उसमें होता क्या है कि जो भी ऑफिसर, जो भी स्टाफ्स जो बजट के निर्माण में सम्मिलित होते हैं, उन्हें ये सर्व किया जाता है। और विशेष बात ये है
कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं, वो ही इसे सर्व करती हैं ऑफिसर्स और स्टाफ सपोर्ट को, ठीक है? सपोर्ट स्टाफ को। आप लोगों ने देखा और भी एक विशेषता है इसकी, जिस दिन ये हलवा सेरेमनी होता है, उस दिन एक लॉकअप पीरियड हो जाता है उन स्टाफ के लिए, उन ऑफिसर के लिए। लॉकअप पीरियड का ये मतलब हो गया मित्रों कि उस दिन के बाद जो भी ऑफिसर या स्टाफ बजट निर्माण में सम्मिलित होंगे, वो बाहर किसी से कोई संपर्क नहीं करेंगे और उन्हें किसी एक क्षेत्र में रखा जाता है, जिससे वो किसी बाहर से संपर्क ना कर सकें। इससे कई नेगेटिव इम्प्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए ऐसा किया जाता है कि सूचनाएँ बाहर ना जानी पाएँ और गोपनीयता बरकरार रहे, ठीक है? आप देखेंगे नेक्स्ट है लॉकअप पीरियड जो हमने आपको बताया। हालाँकि आप देखेंगे जब पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया जाने लगा, तो प्रिंटेड जैसी चीज़ें थोड़ी सीमित हो गई और जो लॉकअप पीरियड का जो ड्यूरेशन था वो कम हो गया, घट के कम हो गया। तो आप इस संदर्भ में इसको देखेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर मेंशन भी है कि 1980 से 2020 के बीच आप देखेंगे बजट को प्रिंट किया जाता था और इसके बाद जो है 2021 में जब पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया, तो जो है मिनिमम जो डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए जाते थे, ठीक है? अब देखेंगे कि बजट जो है अब वाइवा जो मोबाइल ऐप है, उसके माध्यम से लोगों के बीच जो भी मिनिस्टर हैं, उनके बीच जो है वितरित किया जाता है। अब देखिए फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट सब कुछ हो जाता है और बजट प्रेज़ेंट करना होता है, तो उससे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर हमारी राष्ट्रपति से मिलने जाती हैं। एक रिवाज है और राष्ट्रपति महोदय द्वारा उन्हें दही और चीनी आप सभी जानते होंगे कि भारतीय संस्कृति में दही और चीनी का क्या महत्व है। कोई भी शुभ कार्य के लिए हम लोग जाते हैं, तो दही-चीनी को हम लोग खाते हैं और माना जाता है कि ये शुभ होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को एक कस्टम के रूप में आप देख सकते हैं कि दही और चीनी खिलाया जाता है। अगला क्या है कि एक कैबिनेट मीटिंग होती है और उसमें वहाँ पर एक आम सहमति बन के और कैबिनेट मीटिंग समाप्त होती है। उसके बाद यूनियन बजट जो है पार्लियामेंट में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा इसे प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो मित्रों, हम लोगों ने देखा है कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कुछ कस्टम, कुछ ट्रेडिशन। अब हम लोग चलेंगे बजट पर और देखेंगे उसके मुख्य प्रावधान जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ये बड़ी ही इंटरेस्टेड चीज़ें हैं कि सरकार ने जो विकसित भारत जो लक्ष्य थे 2047 तक, उसे सरकार ने उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसे सरकार ने बता दिया है कि आखिर कौन-कौन सी चीज़ें विकसित भारत में सम्मिलित होंगी, कि आप कह सकते हैं कि एक विकसित भारत के रूप में ये स्थापित हो चुका है। तो पहला है, सरकार ने बताया कि ज़ीरो पॉवर्टी होगी विकसित भारत में। सेकंड पॉइंट है 100% जो है गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन होगा। नेक्स्ट क्या है? एक्सेस टू हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। जो हेल्थ केयर होगा, उस संदर्भ में ये बातें हैं। अगला क्या है? 100% स्किल लेबर विथ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट। सरकार ने कहा है कि स्किल लेबर की जो संख्या होगी वो 100% होगी और 70% वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो महिलाओं की जो भागीदारी होगी अर्थव्यवस्था में, वो 70% होगी विकसित भारत में, ठीक है? फार्मर मेकिंग आवर कंट्री फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये बड़ी इंटरेस्टेड चीज है कि भारत को विश्व के खाद्य जो है बास्केट में स्थापित कर। अब चलते हैं हम लोग बजट पर। ये है हमारा यूनियन बजट, उसके जो भी की फीचर्स होंगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए जर्नी ऑफ जो डेवलपमेंट होगा वो बेसिकली क्या होगा, तो सरकार ने यहाँ पर साफ बता दिया है कि हम इन पिलरों पर काम करेंगे। क्या क्या वो पिलर हैं, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इंजन ऑफ डेवलपमेंट। पहला पिलर है एग्रीकल्चर, सरकार एग्रीकल्चर पर काम करेगी, एमएसएमई पर काम करेगी, इन्वेस्टमेंट पर काम करेगी और एक्सपोर्ट पर काम करेगी। आप सभी जानते हैं कि जब बजट प्रस्तुत किया जा रहा था तो मिडिल क्लास जो है हाईलाइटेड था। सरकार ने मिडिल क्लास पर ज़्यादा फोकस किया इस बजट में और सरकार मिडिल क्लास के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है। आप देखेंगे कि ये 4 पिलर्स हैं, सरकार इन पिलरों पर काम करेगी और जो फ्यूल होगा, किसी चीज़ को चलाने के लिए कोई फ्यूल तो होना चाहिए ना, तो वो रिफॉर्म होगा। सरकार इन सेक्टरों पर रिफॉर्म करेगी।
और जो स्पिरिट होगी सरकार की, वो होगी समावेशिता के सिद्धांत को लेकर आगे सरकार बढ़ेगी। और जो डेस्टिनेशन है वो हम लोगों ने पूर्व में देखा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है सरकार को। तो ये सब हो गया सारी चीज़ें, 4 पिलर पर सरकार काम करेगी। अब एक-एक पिलर को हम लोग जो देखते हैं, पहला जो है एग्रीकल्चर पिलर पर देखिए। और ये जो कोट्स है, आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एज़ ए एससी के रूप में आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोट्स है, ए कंट्री इज़ नॉट जस्ट इट्स सॉइल, ए कंट्री इज़ इट्स पीपल्स। कहने का मतलब है कि जो देश होता है, वो केवल एक भूमि नहीं है, वो उनके लोगों से मिलकर बना होता है, उनके लोग होते हैं, ठीक है? अब देखिए एस्पिरेशन फॉर विकसित भारत, क्या-क्या है? एक्सेलरेट करना है ग्रोथ को। अगला क्या है? सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। एनहांसिंग स्पेंडिंग पावर ऑफ राइजिंग मिडिल क्लास। आप देखेंगे एक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग आप देखेंगे कि 31% जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास की है और 2047 तक ये लगभग 60% बढ़ने की आशा है। तो इसी कारण सरकार ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खास करके मिडिल क्लास पर इस बजट में ज़्यादा फोकस किया है और उनकी स्पेंडिंग पावर को सरकार बढ़ाना चाहती है। उसी संदर्भ में आप इनकम टैक्स में जो छूट है उसको भी देख सकते हैं। तो आखिर मिडिल क्लास में सरकार क्यों बढ़ावा देना चाहती है? उनकी इनहेंसिंग जो पावर है, जो स्पेंडिंग पावर है, मिडिल क्लास की आखिर सरकार क्यों बढ़ाना चाहती है? तो आप भी जानते हैं कि वो डिमांड जो बूस्टअप का कार्य करती हैं मिडिल क्लास, ठीक है? डिमांड बूस्टअप। अगर इनहेंसिंग पावर सरकार बढ़ाएगी तो वो डिमांड करेंगे और डिमांड करेंगे तो किस-किस चीज़ की डिमांड कर सकते हैं? वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में 4 व्हीलर खरीदेंगे, 2 व्हीलर खरीदेंगे और क्या करेंगे? वो हाउस लेंगे, घर लेंगे। तो घर से जुड़ी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो डेवलप होंगी और क्या करेंगे वो? तो और भी इंडस्ट्रियल गुड की माँग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की माँग करेंगे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहीं न कहीं इससे जुड़ा हुआ है। तो ये सब सारी इंडस्ट्री जो है डेवलप होंगी किससे? ये जो हमारा मिडिल क्लास है, इससे, ठीक है? तो मिडिल क्लास क्या करेगा? जब हम उनके जो है स्पेंडिंग पावर को बूस्ट करेंगे, तो वो डिमांड करेगा। डिमांड करने पर ये सारी इंडस्ट्री बूस्ट करेंगी और ये जब इंडस्ट्री बूस्ट करेंगी तो भाई डिमांड को फुलफिल करने के लिए आप प्रोडक्शन भी बढ़ाएँगे और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप लेबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो स्किल लेबर हुआ या नॉन स्किल लेबर हुआ। तो आप क्या करेंगे? लोगों को हायर करेंगे। उससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयी के पास पैसा आएगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो देखिए इन्वेस्टमेंट करेगा, वो बचत करेगा, ठीक है? वो माँग करेगा। तो ये साइकिल है अर्थव्यवस्था की, जो तेज़ी से चलेगी और भारत विकसित भारत के रूप में स्थापित होगा 2047 तक, ठीक है? आर्थिक समृद्धि को हासिल कर सकेगा। अब देखिए हैरोल्ड डोमर थ्योरी होती है, जो कहती है कि जो बचत होता है वो निवेश का प्रतिरूप होता है। अर्थात अगर आप बचत को बढ़ावा देते हैं, तो उतना ही आपके देश में या आपके क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। तो उस संदर्भ में आपको देख सकते हैं कि सरकार आखिर मिडिल क्लास पर क्यों फोकस कर रही है। अगला देखें, इनविग्रोट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, ठीक है? आप प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को सरकार बढ़ावा देगी। अगला क्या है? अपलिफ्ट हाउसहोल्ड सेंटिमेंट, ठीक है? अब देखिए डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन गरीब यूथ, अन्नदाता एंड नारी। ज्ञान, ज्ञान का जो पहला लेटर है जी, जी फॉर गरीब और वाई फॉर यूथ, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी। तो आप ज्ञान के रूप में इसको दे सकते हैं। अब देखिए कि हम लोगों ने देखा था नेक्स्ट जो था हमारा एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में सरकार क्या-क्या कर रही है? देखिए, पहला जो पॉइंट है, नेशनल मिशन ऑफ हाई यील्ड्स सीड्स। सरकार एक नेशनल मिशन, एक राष्ट्रीय मिशन लेकर आ रही है, जो हाई यील्ड जो सीड है उसके डेवलपमेंट में सहायक होगा और जो सीड्स होंगे, उनकी उत्पादकताएँ बढ़ाई जाएँगी और उससे क्या होगा कि जो फूड सिक्योरिटी जो इश्यू है और जो क्लाइमेट चेंज जैसी स्थिति बन रही है, उसमें हमें अच्छी स्थिति में होंगे और जो पेस्ट रेजिस्टेंस उसमें डेवलप किया जा सकेगा इस मिशन के थ्रू। अगला सरकार क्या कर रही है? तो एनहांस क्रेडिट थ्रू केसीसी, जो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड है, उसके थ्रेशोल्ड को सरकार ने बढ़ा दिया है और उसे थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर अप टू 5 लाख कर दिया है एनहांस को। अब देखिए लगभग ये 7.7 करोड़ फार्मर को, ये देखिए आप शॉर्ट टर्म लोन है ये आप ध्यान देंगे प्रीलिम्स में सिविल सर्विसेज में पूछ लेगा आपको
ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म लोन्स है, ठीक है। अगला सरकार एक नई योजना सरकार लेके आई है, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। बेसिकली सरकार ने किया क्या है कि जो भी 100 जो डिस्ट्रिक्ट होंगे जिसमें जो कृषि उत्पादकता कम होगी, उस क्षेत्र में सरकार ये योजना लागू करेगी और लगभग ये सरकार ने कहा है कि लगभग 1.7 करोड़ जो फार्मर होंगे वो इससे उनको मदद मिलेगी। अगला सरकार क्या कर रही है, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। कॉटन की उत्पादकता को सरकार बढ़ाने के लिए 5 साल के एक मिशन को लेके आई है, जिसमें सरकार फैसिलिटेट करेगी, सुविधा उपलब्ध कराएगी, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग। सरकार जो है, जैसे जलवायु परिवर्तन जैसी स्थिति देखने को आपको मिल रही है, उसमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए कॉटन के क्षेत्र में, उसको लेकर सरकार ने एक मिशन स्टार्ट किया है कॉटन प्रोडक्टिविटी को लेके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है मखाना बोर्ड। सरकार ने मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश करने का सोचा है, कहाँ पर, बिहार में, ठीक है। बिहार में मखाना बोर्ड की इस्टेब्लिश होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो मसाला बोर्ड का मुख्यालय है वो कहाँ है और तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है। ये 2 चीज़ें आप बताएंगे। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वही हम लोग देखेंगे। आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस। आप देखेंगे कि जो पल्सेस हैं उसमें भारत जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक भी है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टर भी है। यानी कि भारत आयात भी सबसे ज़्यादा करता है और भारत उत्पादन भी सबसे ज़्यादा करता है और सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भारत है, ठीक है। चूँकि प्रोटीन रिच होता है तो हमारे यहाँ एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। सरकार आत्मनिर्भर भारत के रूप में पल्सेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए 6 साल के एक मिशन की शुरुआत कर रही है, जिसमें फोकस कहाँ किया जाएगा, ये ध्यान दें भैया, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा। तूर, उड़द एंड मसूर की दाल पर फोकस किया जाएगा और इनको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। अब किया जाएगा इसमें, डेवलपमेंट एंड कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स। जो बीज की उपलब्धता है वो सरकार उपलब्ध कराएगी। इनहेंसिंग प्रोटीन कंटेंट को रिच करना है। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को इंक्रीज करना है। और क्या करना है, जो पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज है, आप देखे होंगे स्टोरेज के अभाव में हमारे यहाँ अनाज खराब हो जाते हैं, तो उसको भी सरकार मैनेजमेंट करेगी और एक अच्छे दाम फार्मर को मिले उसके लिए भी सरकार काम करेगी। नेक्स्ट क्या है, इंडिया पोस्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी। आप देखे होंगे जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो, उनमें अपार संभावनाएं हैं जो रूरल जो डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपार संभावनाएं हैं। उसके माध्यम से आप जो है किसानों को और ग्रामीणों को आप सशक्त कर सकते हैं, आर्थिक रूप से विकसित कर सकते हैं कई माध्यम से। जैसे कि आप देखेंगे जो सरकार है वो जेम लेकर आई थी, जनधन आधार मोबाइल, तो इनके माध्यम से आप जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो आप प्रोवाइड करा सकते हैं और वित्तीय समावेशन को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यही सब सारी चीज़ें हैं। रूरल कम्युनिटी हब, कोलोकेशन एंड इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज जो मैंने आपको बताया, डीबीटी, कैश आउट, ईएमआई, जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं आप उसके माध्यम से दे सकते हैं। आप क्रेडिट सर्विसेज टू माइक्रो इंटरप्राइजेज आप इसके माध्यम से दे सकते हैं। इंश्योरेंस दे सकते हैं आप और डिजिटल सर्विसेज भी प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है आप देखेंगे, अब नेक्स्ट जो हम लोग देखे थे एमएसएमई था, ठीक है। तो एमएसएमई को भी सरकार ने बढ़ावा दिया है। अब देखिए सरकार क्या कर रही है, क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस। आप देखेंगे एमएसएमई का जो फुल नेम है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो जो माइक्रो इंटरप्राइजेस है उसके लिए सरकार ने क्या किया है कि एक कस्टमाइज जो है क्रेडिट कार्ड लाया है, जो कि उसकी लिमिट होगी 5 लाख। ये आप ध्यान रखेंगे, ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, सिविल सर्विसेज के जो अपकमिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, और चाहे मेंस पीसीएस के एग्जामिनेशन हो। इस सारी डाटाज आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए सरकार 5 लाख के लिमिट की एक क्रेडिट कार्ड को, सरकार कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड को सरल कराई है। उसमें क्या किया जाएगा कि जो उद्यम पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड एमएसएमई होंगे, जो माइक्रो इंटरप्राइजेस होंगे सॉरी, उनके लिए ये सारी फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड कर रही है और जो उनको जो कैपिटल की जो समस्याएं होती हैं वो सरकार प्रोवाइड कराएगी। ये योजना जो है इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख सच कार्ड विल बी इशू। पहले साल में सरकार ऐसे 10 लाख कार्ड इशूज करेगी, ठीक है। अगला क्या है,
जो पहली बार उद्यमिता क्षेत्र में आ रहे होंगे, उनके लिए सरकार जो है 5 लाख फर्स्ट टाइम जो उद्यमी होंगे, उसमें जो देखेंगे आप कि वुमेन होंगे, शेड्यूल कास्ट होंगे, शेड्यूल ट्राइब होंगे, सरकार उनके लिए एक स्कीम लेके आई है अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है? सरकार जो है 2 करोड़ तक की लोन प्रोवाइड कराएगी अगले 5 वर्षों के लिए। ठीक है? अब देखिए सरकार मैन्युफैक्चरिंग मिशन भी लेकर आई है। ठीक है? इसका क्या उद्देश्य है? तो सर ईज़ एंड कॉस्ट डूइंग बिज़नेस, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स ऑन डिमांड जॉब, अर्थात उद्योगों जो भी जॉब की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग जो है लेबर प्रोवाइड कराना, ठीक है? वर्कफोर्स प्रोवाइड कराना। ए वाइब्रेंट एंड डायनामिक एमएसएमई, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो प्रौद्योगिकी हो उसकी उपलब्धता हो, क्वालिटी प्रोडक्ट हो, ये सब सारी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं। अब देख रहे हैं टेक्नोलॉजी उपस्थित हो, प्रोडक्ट जो हो वो क्वालिटी हो। चूँकि हमारे यहाँ होता क्या है कि कभी-कभी जो है नॉन टैरिफ मेजर के आड़ में जो विदेश में हमारे जो वस्तुएँ हैं, उनको जो है रोक लिया जाता है। वो देखिए नॉन टैरिफ बैरियर के रूप में देखिए प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी वो देखते हैं। या एनवायरनमेंट इश्यू वगैरह ये सब सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट को भी वो ध्यान में रखते हैं। वो कहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हमारी क्वालिटी को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, इसलिए वो नॉन टैरिफ जो बैरियर है वो उसको इम्पोज़ करते हैं। ठीक है? क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर सरकार सीधे संदेश दे रही है कि हम जो डेवलपमेंट करेंगे, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से करेंगे जिससे हम सतत विकास लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकें। ठीक है? अब देखिए लेबर इंसेंटिव सेक्टर पर सरकार फोकस कर रही है जिससे एम्प्लॉयमेंट की जो समस्याएं हैं हमारे, उसको सरकार दूर कर सके। देखिए फुटवियर जो इंडस्ट्री है और लेदर सेक्टर है, इस पे सरकार फोकस करेगी क्योंकि ये जो है जॉब ओरिएंटेड जो सेक्टर है, ठीक है, उसके रूप में जाना जाता है। सरकार मेजर कर रही है टॉय सेक्टर में। आप देखेंगे कि चाइना का जो है डोमिनेंस जो है टॉय सेक्टर में है, उसको सरकार देखते हुए और टॉय सेक्टर में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के रूप में इसे बढ़ावा देगी और टॉय हब के रूप में भारत को विकसित करना चाह रही है सरकार। सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग, सरकार फूड प्रोसेस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दे रही है और उसके लिए सरकार ने एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी सरकार इस्टेब्लिशमेंट करेगी। उससे क्या होगा कि रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सकेगा फूड प्रोसेस इंडस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है? अब देखिए आपके काम की चीज़ें ये हैं, आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो क्लासिफिकेशन है एमएसएमई का, उसे सरकार ने कुछ परिवर्तन किया है। आप देखेंगे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग देखें, तो जो करंट में है, आप देखेंगे 1 करोड़, उसे रिवाइज़ करके 2.5 करोड़ कर दिया गया है, माइक्रो एंटरप्राइज़ेज़ के लिए। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल एंटरप्राइज़ेज़ के लिए क्या है, तो करंट में 10 है, इसे रिवाइज़ करके सरकार ने 25 करोड़ कर दिया है। मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ के लिए सरकार ने क्या किया है, तो करंट में था 50 करोड़ था, इसे 125 करोड़ रिवाइज़ करके कर दिया। अब टर्नओवर के अकॉर्डिंग आप भी जानते होंगे कि 2 तरीके से हम लोग जो है इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं, एक निवेश के अकॉर्डिंग, एक टर्नओवर के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने निवेश को तो देख लिया, टर्नओवर के अकॉर्डिंग क्या है कि जो टर्नओवर के अकॉर्डिंग है इन्वेस्टमेंट है, उसमें आप माइक्रो एंटरप्राइज़ेज़ का देखेंगे तो 5 करोड़ है, उसे सरकार ने रिवाइज़ करके 10 करोड़ कर दिया है। अब 50 करोड़ आप देखेंगे स्मॉल एंटरप्राइज़ेज़ के लिए, तो इसे सरकार ने 100 करोड़ कर दिया है और 250 करोड़ जो है आप देखेंगे मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ के लिए, उसे सरकार ने बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया है। ठीक है? अब आप देखिए नेक्स्ट क्या है, आप देखिए कि इनोवेशन के क्षेत्र में सरकार ने जो थर्ड पिलर था वो इनोवेशन के संदर्भ में था। तो उसमें सरकार ने क्या-क्या किया है कि सरकार इन्वेस्टमेंट जो करेगी वो पीपल में, इकोनॉमी में एंड इनोवेशन में, जो 3 चीज़ों में सरकार ने इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया है। देखिए सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 सरकार ने इसकी शुरुआत की है, जिससे कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, उनको सशक्त किया जा सके, जिससे पोषण और शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है? उनके आप कह सकते हैं कि प्रशिक्षण को सरकार अच्छा करना चाहती है। अगला क्या है? एक्सपांशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटी, जो कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी सरकार आईआईटी में। डे केयर कैंसर सेंटर इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो जिला अस्पताल होते हैं, उसमें सरकार ने डे केयर कैंसर सेंटर खोलने के लिए अनुमोदन दिया है। देखिए भारतीय भाषा पुस्तक, ये इंपॉर्टेंट, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम सरकार लेके आई है,
जिसमें जो है डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन, सरकार ने जो भी भाषाई जो भारत की भाषाई पुस्तकें हैं, उसको स्कूल और हायर एजुकेशन में प्रोवाइड कराने की बात कही है। 5 जो है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग सरकार खोलेगी, जिससे जो है जो स्किल डेवलपमेंट के संदर्भ में आप देखेंगे तो बढ़ावा मिलेगा। हम ग्लोबल जो विश्व के साथ कोलैबोरेशन कर पाएँगे और अच्छे जो है प्रैक्टिसेस को सीख पाएँगे और स्किल डेवलपमेंट में जो है बढ़ावा मिलेगा। अगला क्या है? अटल टिंकरिंग लैब। आप देखेंगे अटल इनोवेशन मिशन के रूप में अटल टिंकरिंग लैब लेके आई थी सरकार। सरकार क्या कर रही है? 50,000 लैब जो है सेटअप करेगी अगले जो है नेक्स्ट 5 ईयर में। कहाँ पर? ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंटेड स्कूल में, जो सरकारी स्कूल होंगे वहाँ पर। अगला क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सरकार जो है टोटल जो आउटले है वो 500 करोड़ का है। सरकार जो है इसके एजुकेशन पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन पर सरकार खर्च करेगी, ठीक है। अगला क्या है? ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू प्रोवाइड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सरकार जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड कहाँ कराएगी? गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर, ठीक है। उसको आप ये सकते हैं डिजिटल इंडिया मिशन के रूप में आप देख सकते हैं, ठीक है। एक्सपांशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। सरकार जो है मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 एडिशनल सीट, अर्थात सीटों की संख्या सरकार ने 10,000 75,000 सीट अगले 5 सालों में सरकार की जोड़ने का लक्ष्य है, ठीक है। पीएम स्वनिधि, आप भी जानते होंगे सरकार ने स्ट्रीट वेंडर के लिए ये प्रोग्राम लेके आई थी सरकार कि उनको जो है बिना किसी कोलेटरल के लोन दिया जा सके, उसके लिए सरकार इसे लेके आई थी। सरकार ने उसे यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट के रूप में आगे बढ़ावा दिया है। वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर, जैसे कि आप देखेंगे जो ओला हो गया, आप देखेंगे कि जो फूड डिलीवरी बॉय होते हैं, ज़ोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, उनके क्षेत्र में सरकार क्या करेगी कि उनको ई श्रम पोर्टल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज जो है पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। अगला क्या है? अगला है सरकार जो है स्टेट्स को सपोर्ट करेगी। किसके लिए सपोर्ट करेगी? तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट के लिए स्टेट को सपोर्ट करेगी और 50 साल के लिए सरकार ने इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करने के लिए कही है, ठीक है। जल जीवन मिशन के कवरेज को 100% कर दिया गया है और इसके एक्सटेंडेड कर दिया गया है टिल 2028, ठीक है। अगला क्या है? पावर सेक्टर अगर रिफॉर्म करती है स्टेट तो एडिशनल बोरोइंग स्टेट्स को दिए जाएंगे, उनके जो है राज्य जीडीपी के 0.5%, ठीक है। अब देखिए एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 से 30 के बीच सरकार के लक्ष्य है कि 10 लाख करोड़ जो है एसेट मोनेटाइजेशन प्लान के अंतर्गत सरकार जुटाएगी, जो कि सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाने वाली है और इनका ये लक्ष्य होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है न्यू डेवलपमेंट किया जाए। इसमें होता क्या है कि सरकार जो है जो सरकारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ये भी सरकार की जो संपत्ति होती हैं, वो लीज़ पर देकर और एक मुफ्त राशि ले लेती हैं, जिससे कि वो नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर। अर्बन चैलेंज फंड सरकार ये लेके आई है, खासकर कि जो शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसे लेके आई है। 3 चीज़ों पर फोकस करेगी सरकार। सिटीज़ एज़ अ ग्रोथ हब, अर्थात जो आर्थिक विकास के केंद्र बने शहर। क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटी, खासकर जो सिटीज़ के जो शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम हैं, उनको बढ़ावा देना चाहती है सरकार। वाटर एंड सैनिटेशन, अर्थात जल एंड स्वच्छता पर ध्यान देना चाहती है सरकार। देखिए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड सरकार लेके आई है 25,000 करोड़ की, जिसमें जो है 49% कंट्रीब्यूशन होगा गवर्नमेंट का। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत सरकार ये लेके आई है। इसमें सरकार बेसिकली करना क्या चाहती है कि संशोधन करेगी सरकार एक एटॉमिक जो है एनर्जी जो एक्ट है उसमें, और जो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है उसमें सरकार संशोधन करेगी, जिससे कि जो है जो पार्टनरशिप है प्राइवेट सेक्टर की वो उसको बढ़ाया जा सके। और सरकार क्या कर रही है? तो उड़ान उड़ान जो स्कीम है सरकार ने उसको बढ़ावा दिया है।
उसमें क्या किया सरकार ने कि जो 120 नए गंतव्य डेस्टिनेशन है, सरकार बढ़ावा देगी और इनकी जो क्षमता होगी वो सरकार 4 करोड़ तक अगले 10 सालों तक ले जाना चाहती है, ठीक है? फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, सरकार ने बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार करेगी। एंड ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न कोसी कैनाल ईआरएम प्रोजेक्ट, ये बड़ा ही पुराना प्रोजेक्ट है। आई थिंक मैं जहाँ तक रिकॉल कर रहा हूँ तो ये प्रोजेक्ट जो है 1961 का है और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। और यहाँ पर आप देखेंगे सरकार जो है ये जो कोसी रिवर है, उनसे जो फ्लड की जो समस्याएं होती हैं उसको दूर करने के लिए कैनाल डेवलपमेंट पर सरकार काम करना चाहती है और बिहार को सरकार इस संदर्भ में सपोर्ट करेगा। स्वामी फंड, आप देखेंगे रियल सेक्टर में, आप देखेंगे जो हाउसेज वगैरह रियल सेक्टर द्वारा बनाए जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि पूंजी के अभाव में वो अधूरे हो जाते हैं। उसमें सरकार क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, जिससे कि जो है लोगों को घर उचित समय पर दिया जा सके और जो रियल इस्टेट है उन्हें जो है सरकार विकास के रूप में देखना चाहती है। अगला क्या है, देखिए सरकार टूरिज्म जो सेक्टर है उनमें जो है उसको एज अ एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ करना चाहती है सरकार। अब देखिए टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को सरकार विकसित करना चाहती है स्टेट के पार्टनरशिप के माध्यम से, ठीक है? अगला क्या सरकार कर रही है, ई वीज़ा फैसिलिटी सरकार लाएगी जिससे कि ईज ऑफ टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। अब देखिए सरकार इंसेंटिवाइज कर रही है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूथ, इस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो है कदम है सरकार की। अब देखिए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव टू स्टेट, ये इस प्रकार के जो भी चीज़ें सरकार द्वारा लाई जाती हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें कंपटीशन को बढ़ावा देती हैं और कंपटीशन से एक चीज़ें निकलती हैं कि जो है जो कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी पहली बार बढ़ जाती है और दूसरी बात जो है उस राज्य का जो परफॉर्मेंस होता है उस सेक्टर में वो भी बढ़ जाता है। मुद्रा लोन फॉर होम स्टे, देखिए अगर होम स्टे को बढ़ावा दे रही है सरकार तो टूरिज्म तो सीधा है कि उससे डेवलप होगा टूरिज्म और लोकल जो इकोनॉमी होगी, लोकल जो लोग होंगे उनका भी डेवलपमेंट होगा। सरकार समावेशी विकास को इसके माध्यम से सुदृढ़ करना चाहती है। ईज ऑफ ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आप समझ सकते हैं कि ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी को सरकार ईज करना चाहती है जिससे कि जो टूरिस्ट होंगे वो आसानी से गंतव्य तक पहुंच सकेंगे, ठीक है? अगला क्या है सरकार, देखिए पीएम रिसर्च फेलोशिप, सरकार जो है रिसर्च को भी हम लोगों ने देखा था इनोवेशन, तो यहाँ पर सरकार रिसर्च को भी बढ़ावा देना चाह रही है जिससे इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके हमारे देश में। 10,000 फेलोशिप प्रोवाइड कराएगी सरकार आईआईटी एंड आईआईएससी को, ठीक है? रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, सरकार देखिए यहाँ पर 20,000 करोड़ के माध्यम से सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर ड्राइवन अर्थात प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो है डेवलपमेंट इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहती है सरकार। खास करके जो इनोवेशन है वो सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आए और नए नए इनोवेशन को वो खोजें। जीन बैंक फॉर क्रॉप जर्म प्लाज्म, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जीन बैंक विथ 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन टू बी सेट अप फॉर फ्यूचर फूड्स एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, सरकार क्या कर रही है कि जर्म प्लाज्म होते हैं इसके लिए आप कह सकते हैं कि जो जेनेटिकली जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको सरकार संरक्षित करना चाहती है जिससे कि जो फसल विविधता है उसको भी बचाया जा सके और नए नए इसमें रिसर्च किए जा सके और फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक? सरकार इसे 10 लाख जन प्लास संरक्षित करेगी, ठीक है? ज्ञान भारत मिशन, ज्ञान भारत मिशन, अब देखिए यहाँ पर सरकार क्या करेगी कि डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन, दो चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। सरकार एक तो डॉक्यूमेंटेशन करेगी और एक करेगी उसकी कंजर्वेशन, किसको? मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज टू कवर मोर देन 1 करोड़ मनुस्क्रिप्ट, पांडुलिपि जो होंगी उनको सरकार संरक्षित करेगी और डॉक्यूमेंटेशन भी करेगी। नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम और नॉलेज शेयरिंग टू बी सेटअप, एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी सरकार बनाएगी जिससे कि हमारे यहाँ जो नॉलेज सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट देखिए सरकार क्या कर रही है, राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन को बढ़ावा दे रही है सरकार। इसमें सरकार इसके माध्यम से
इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट करना चाहती है। रूरल जो एंड अर्बन जो प्लानिंग होती है उसको सरकार इंश्योर करेगी और पीएम गति शक्ति को भी सरकार इससे फैसिलिटेट करेगी, ठीक है? और आप देखेंगे लैंड रिकॉर्ड डेवलपमेंट में इससे सरकार को सहयोग मिलेगा, जो हमारा नेशनल मिशन है। अगला क्या है? प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। सरकार एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करना चाहती है क्योंकि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो है निर्यात पर को बढ़ावा देना चाहिए। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के माध्यम से सरकार ये देखिए सेक्टोरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट है सरकार का। और सरकार क्या करना चाहती है इसमें? तो सरकार फैसिलिटेट करेगी इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट। आप समझ रहे हैं कि निर्यात के लिए जो भी पूंजी की आवश्यकता होती है, जो भी वित्त की आवश्यकता होती है, उसको सरकार ईज करेगी, अर्थात उसकी पहुंच जो है वो आसानी से हो सके। और क्या सरकार कर रही है? क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट। ये क्या होता है? तो क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग जो सपोर्ट होता है वो बेसिकली ये होता है कि अगर आप कोई गुड्स जो है विदेशों में आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको हो सकता है कि अगली जो कंपनी जो आयातक है वो आपको तुरंत पैसे ना दें आपको। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जो फैक्टरिंग जो कंपनी होती है, चाहे वो बैंक हो, जो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो फैक्टरिंग करती हैं। अर्थात जो भी आपके इनवॉइस होंगे वो आपसे ले लेंगी और आपको लगभग आपके जो भी आपका बकाया होगा उस कंपनी पर, उसके लगभग 80 से 90% आपको तुरंत प्रोवाइड करा देंगे। उससे आपकी जो जो मनी का जो तरलता की प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी और बाद में वो उनसे वसूल के आपको जो है अपना वो इंटरेस्ट काट के आपको पूरा पैसा दे देंगे। अगला क्या है? भारत ट्रेड नेट। ये देखिए बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। जैसे आप देखेंगे कि जब कोविड पीरियड था तो कोविन जो प्लेटफॉर्म था वो भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था। बेसिकली वो क्या करता है कि एक चैन बना देता है और चीज़ों को आपस में जोड़ देता है। यहाँ पर सरकार देखिए भारत ट्रेड नेट, ट्रेड को सरकार ने फैसिलिटेट करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म को लाया है जिससे कि डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन त्वरित रूप में प्रदान किया जा सके जो भी एक्सपोर्टर हैं और इंटीग्रेशन किया जा सके ग्लोबल सप्लाई चेन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है, जो इंटीग्रेशन है, एकीकरण है, उनका किया जा सके इस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से। अगला सरकार क्या कर रही है? नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी। बेसिकली ये क्या है? जो इमर्जिंग टियर 2 सिटीज हैं वहाँ पर सरकार कह रही है स्टेट से कि आप जो है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को आप डेवलप करिए, इस स्टेट से करिए सरकार। जिससे क्या हो कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि हायर करती हैं लोगों को, अपने सर्विसेज या अपनी ब्रांडिंग करनी होती है तो उसलिए हायर करती हैं। तो ऐसे जो सेंटर वो डेवलप होंगे तो इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो। आप देखेंगे कि जो पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, विशेषकर आप देखेंगे कोई भी फल वगैरह होते हैं, आप देखेंगे ग्रेप्स होते हैं, तो ये सब पेरिशेबल आइटम में आते हैं और ये जल्दी खराब हो जाते हैं। इसके लिए सरकार क्या कर रही है कि एयर कार्गो जो है डेवलप कर रही है वेयर हाउस। इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक देरी तक चीज़ों को भंडारित किया जा सकेगा सुरक्षित रूप में और चीज़ें खराब नहीं होंगी, ठीक है? अगला सरकार देखिए कुछ रिफॉर्म कर रही है जो हम लोगों ने देखा। क्या कर रही है सरकार? ग्रामीण सेक्टर क्रेडिट स्कोर। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है सरकार का। इसमें सरकार कर क्या रही है? जो एसएचजी होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उनको जो क्रेडिट की जो समस्याएँ होती हैं, उनमें सरकार लेकर आ रही है कि जब वो भी लोन लेने जाते हैं, एसएचजी जो होते हैं, तो बैंक वगैरह जो है उनके क्रेडिट स्कोर को देखती हैं, उसमें काफ़ी समस्याएँ होती हैं। तो उसको सरकार क्या कर रही है कि एक क्रेडिट स्कोर जो है बना रही है जिससे कि जो है एसएचजी को जो है रूरल एरिया में लोन वगैरह लेने में कोई समस्या ना हो। और क्या कर रही है सरकार? तो नाफिड के माध्यम से सरकार पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटीज सरकार लेके आ रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो भी बॉन्ड जारी किए जाते हैं उसमें सुरक्षा की अनुभूति हो सके, सुरक्षा सिक्योर हो सके लोगों का इन्वेस्टमेंट का। इसलिए नाफिड के द्वारा ये पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटीज लाई गई है। रीवैम्प सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री टू बी रोल्ड आउट इन 2025। ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। एक सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री सरकार जो है इस्टेब्लिश करेगी, जिससे क्या होगा कि आप देखिए कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं तो आपसे केवाईसी कराया जाता है बार बार।
आप बैंक में खाता खोलने जाएँगे तो केवाईसी कराया जाएगा। कुछ दिन में अगर आप ट्रांज़ैक्शन नहीं करते हैं तो फिर पुनः पुनः जो है केवाईसी कराएगा। तो सरकार का मानना ये है कि एक सेंट्रल जो है आप रजिस्ट्री बना दीजिए केवाईसी का, जिसमें जो उपभोक्ता हो, जो कंज़्यूमर हो, उन्हें बार-बार केवाईसी की ज़रूरत ना पड़े। और एक सेंट्रल जब डाटा हब होगा, तो मल्टी जो कंपनीज़ होंगी, मल्टी जो इंस्टीट्यूशन होंगे, उनमें केवाईसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक ही केवाईसी से आप सारे इंस्टीट्यूशन में आपकी केवाईसी हो जाएगी, ठीक है? रैशनलाइज़ेशन ऑफ रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर फॉर स्पीडी अप्रूवल कंपनी मर्जर। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो कंपनी की मर्जर की स्थिति आती है, तो ढेर सारे कानून, ढेर सारे प्रोसीजर्स हमारे यहाँ हैं, जिससे लेट लतीफ़ी होती है। तो सरकार इसको जो है ईज़ करना चाहती है कि आराम से जो है, अच्छे से जो है मर्जर हो सके कंपनी का। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सरकार ने एफडीआई लिमिट फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर विल बी रेज्ड फ्रॉम 74% टू 100%। आप ये देखेंगे कि सरकार ने 74% से 100% जो है एफडीआई लिमिट को बढ़ा दिया है। किसमें? इंश्योरेंस सेक्टर में। सरकार टैक्स रिफॉर्म करना चाहती है, बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस। और सरकार एक न्यू इनकम टैक्स बिल लेकर सरकार आ रही है, ठीक है? रेगुलेटरी रिफॉर्म, विनियामक जो सुधार होगा, सरकार वो भी करना चाहती है। और कई सारे ऐसे जो है रेगुलेशन है, सरकार उसको ईज़ करेगी और इससे क्या होगा कि जो इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। देखिए, ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, जन विश्वास भी 2.0 है, इससे पहले भी सरकार ने इसे लाया था। इसमें क्या कर रही है सरकार? डीक्रिमिनलाइज़ कर रही है मोर देन 100 प्रोविज़न इन वेरियस लॉज़। होता क्या है कि जो इनकम टैक्स होता है, कई लोग तो भय के कारण जो है कि अगर मान लीजिए किसी को डिस्क्लोज़ भी करना होता है, तो भय के कारण जो है डिस्क्लोज़ नहीं करता। तो सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए 100 से ज़्यादा प्रोविज़न को डीक्रिमिनलाइज़ करने का सोचा है। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोज़ल, रैशनलाइज़ ऑफ कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। सरकार देख रही है लगभग 7 टैरिफ को रिमूवल करना चाहती है। सरकार ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज। सेस और सरचार्ज तो आप जानते ही होंगे। सेस यानी कि उपकर और सरचार्ज यानी कि अधिभार। सेस किसी विशेष पर्पस के लिए लगाया जाता है, जैसे आप देखेंगे शिक्षा सेस, शिक्षा उपकर। आप देखेंगे किसान कल्याण सेस। और सरचार्ज जो है सरकार जो है लगाती है, वो सरकार के पास जाता है। वो किसी मद में, कोई ज़रूरी नहीं है कि खर्च हो, ठीक है? कोई विशेष प्रोजेक्ट के लिए सरकार सरचार्ज लगाती हो, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार वो किसी मद में खर्चा कर सकती है, ठीक है? ये है अप्लाई इक्विवेलेंट सेस टू मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंट ऑफ मोस्ट आइटम, लोअर सेस सर्टेन आइटम्स, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब देखिए सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोज़ल जो सरकार का है, वो देख लेते हैं थोड़ा हम लोग। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है? तो एग्जम्पशन टू ओपन, सरकार छूट दे रही है, क्या दे रही है? सेल फॉर एलईडी, एलसीडी टीवी, लूम्स फॉर टेक्सटाइल, कैपिटल गुड्स, लिथियम आयन बैटरी और मोबाइल फोन एंड ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो सरकार इस क्षेत्र में छूट दे रही है, जिससे जो है मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि अगर सरकार जो है टैरिफ से छूट देगी, तो जो इनपुट होगा, जो लागत होगा, वो कम होगा और ये चीज़ें बढ़ावा मिलेंगी, हमारे यहाँ चीज़ें डेवलप होंगी। प्रमोशन ऑफ एमआरओ, आप देख रहे हैं, ये एमआरओ मेंटेन, रिपेयर एंड ओवरहॉल, ये चीज़ें हैं। तो सरकार क्या कर रही है? एग्जम्पशंस फॉर 10 ईयर ऑन गुड्स फॉर शिप बिल्डिंग एंड शिप्स फॉर ब्रेकिंग। सरकार 10 साल के लिए छूट दे रही है, किसके लिए? गुड्स फॉर शिप बिल्डिंग, जो जहाज निर्माण में जो भी वस्तुएं लिखती हैं, और शिप ऑफ ब्रेकिंग, शिप फॉर ब्रेकिंग, जो ब्रेकिंग किया जाता है शिपों की, उनके लिए भी सरकार छूट दे रही है 10 साल के लिए। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ रेलवे गुड्स इंपोर्टेड फॉर रिपेयर, जो भी रेलवे गुड्स जो है इंपोर्ट किए गए हैं रिपेयर के लिए, उसमें भी सरकार ने लिमिट को बढ़ा दिया है। अब अगला क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन, सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन को दे रही है। क्या कर रही है सरकार? ड्यूटी फ्री इनपुट्स और हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर सेक्टर, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेड फैसिलिटीज,
सरकार प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। एडिशंस ऑफ 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसिन्स इन एग्जेम्प्टेड लिस्ट। आप देख रहे हैं 6 मेडिसिन 5% ड्यूटी। अगला क्या है 37 मेडिसिन एंड 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम इन एक्शन लिस्ट। आप देख रहे हैं सरकार ने ये सब सारी छूटें दी हैं। अब देखिए, अब डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस संदर्भ में हमारे चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, डायरेक्ट टैक्स कैसे इम्पोज किया जाता है और कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। उसे आप देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। बड़ा लंबा वीडियो नहीं है, 2-3-4 मिनट का वीडियो, आप उसे देख लेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट टैक्स आखिर कैसे लगते हैं और 12 लाख की जो सीमा है उसके पीछे क्या है। तो चलिए हम लोग इससे देख लेते हैं। आप देखेंगे 0 से 4 लाख नील, 4 to 8 लाख 5%, 8 to 12 लाख 10%, 12 to 16 लाख 15%, 16 to 20 लाख 20%, 20 to 24 लाख 25% एंड 24 लाख से ऊपर 30% आपको इनकम टैक्स देना होगा। ठीक है, ये देखिए टैक्स डिडक्शन जो लिमिट है सीनियर सिटीजन के लिए, उसे बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख तक कर दिया गया। एनुअल लिमिट आप देखेंगे 2.40 लाख और टीडीएस ऑन रेंट टू इंक्रीज 6 लाख। अब देखिए ये सब सारी चीजें हैं। ये देखिए सरकार ने एक्सटेंशन किया है ऑफ टाइम लिमिट टू फाइल अपडेट रिटर्न फ्रॉम द करंट लिमिट ऑफ 2 ईयर टू 4 ईयर। सरकार ने 2 साल से इसे बढ़ाकर 4 साल कर दिया। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर रुपीज कम फ्रॉम, आखिर रुपया कहाँ से आता है। तो देखिए जो सबसे बड़ा स्रोत है 24%, वो सरकार की उधारी होती है। जो सरकार की उधारी होती है, जो लाइबिलिटीज होती हैं, वो सबसे बड़े स्रोत के रूप में है सरकार के पास जो पैसे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये आपको प्रीलिम्स में पूछ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ सकता है आपकी यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन, आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब देखिए आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो है इनकम टैक्स 22%। आप देखेंगे 24% आपने देखा कि बोरोइंग से एंड लायबिलिटीज से सरकार के आता है। नेक्स्ट जो है अगला है इनकम टैक्स एंड अगला जो थर्ड ऑप्शन है सरकार के पास स्रोत है इनकम का, वो है जीएसटी। आप इसे अब देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है कि अब रुपया कहाँ जाता है सबसे ज़्यादा, तो आप देखेंगे 22% जो रुपया जाता है वो स्टेट शेयर में जाता है, जो राज्यों को हस्तांतरित सरकार द्वारा किया जाता है वो है। नेक्स्ट क्या है सेकंड नंबर पे 20% है, सरकार ने जो बोरोइंग किया है उसके इंटरेस्ट पेमेंट पर 20% जाता है सरकार का। आप देख रहे हैं, और ये सब सारी चीजें हैं, आप देख लेंगे। और क्या है, रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट, जो राजस्व आय है सरकार, प्राप्तियां जो हैं वो क्या है। तो देखिए कोई क्रोनोलॉजी यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है, तो आप ये चीजें ध्यान रखेंगे। होता क्या है कि सिविल सर्विसेज या पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि विगत 5 वर्षों से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें कोई क्रोनोलॉजी आपको नहीं देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि 27.3 लाख करोड़ यहाँ पर है रेवेन्यू रिसिप्ट, यहाँ पर देखेंगे 31.3 लाख करोड़ हो गया, फिर आप यहाँ देखेंगे 30.9 लाख करोड़ हो गया। तो आपको कोई क्रोनोलॉजी नहीं देखने को मिलेगी। ये आप ध्यान रखेंगे। बजट एस्टीमेट जो है रेवेन्यू रिसिप्ट का है सरकार का 34.2 लाख करोड़, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अगला क्या है कैपिटल रिसिप्ट को भी देख लेते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट में भी आपको कोई क्रोनोलॉजी आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब कैपिटल रिसिप्ट में आप ये ध्यान रखेंगे सरकार का जो बजट एस्टीमेट है वो कितना है 16.4 लाख करोड़। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंडिचर क्या है, तो एक्सपेंडिचर आप देखेंगे एक्सपेंडिचर, तो इसमें भी कोई क्रोनोलॉजी नहीं है। आप ये ध्यान रखेंगे, इसमें भी आपको कोई क्रोनोलॉजी नहीं दिख रही है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए इसे तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, ये डेफिसिट के लिए है। अब देखिए फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा में आपको एक क्रोनोलॉजी देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं, और जो एस्टीमेट है सरकार का राजकोषीय घाटा का 4.4 है जीडीपी का।
रेवेन्यू डिफिसिट का सरकार का क्या है? 1.5 है। इसमें भी आपको एक क्रोनोलॉजी देखने को मिलेगा। क्रोनोलॉजी देखने का मतलब एक क्रमिक रूप में ये कम हो रहा है। आप देख रहे हैं 6.7 था। कब था ये? तो ये देखिए 2021-22 में ये 6.7 था और सरकार ये देखिए 25-26 बजट का जो एस्टीमेट है, ये जो है आपका, उसमें 4.4 सरकार ने टारगेट किया। देख रहे हैं? और क्या है? ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये देखिए, ये ट्रेंड इन नेट रिसीप्ट ऑफ सेंटर, देखेंगे एक क्रोनोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर भी देखिए, ये भी क्रोनोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। ये लगातार जो स्टेट के जो शेयर्स हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, देख रहे हैं? और सरकार ने ये एस्टीमेट लगाया है 25-26 के लिए लगभग 25.60 लाख करोड़, ठीक है? अब देखिए लास्ट में हम लोगों ने ये भी देख लेना है कि कभी-कभी क्या है, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि जो यूनियन बजट है 25-26 में, वो किस मद में सबसे ज़्यादा खर्च किया गया, ठीक है? तो आप देखेंगे जो डिफेंस सेक्टर है, उसमें सरकार ने 4,91,732 करोड़ जो है खर्च किया। अगला क्या है, रूरल डेवलपमेंट में सरकार खर्च कर रही है। होम अफेयर में देखिए सरकार इतना खर्च कर रही है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में आप सरकार देख रही है इतना खर्च कर रही है। एजुकेशन में सरकार का इतना व्यय होना है। हेल्थ में, अर्बन डेवलपमेंट में, आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर में सरकार ने इतना खर्च करने का निश्चय किया है। 81,174 एनर्जी सेक्टर में सरकार ने करने का किया है। ये करोड़ में है फ्रेंड्स। जैसे आप देखेंगे 81,174 करोड़ है, ठीक है? ये पूरी चीज़ें जो डाटाज़ हैं दिए गए हैं करोड़ में। 65,553 कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सरकार व्यय करेगी। सोशल वेलफेयर में सरकार, ये देखिए आप ध्यान रखेंगे इस पे, सोशल वेलफेयर में सरकार जो है 60,052 करोड़ जो है खत्म करेगी। साइंटिफिक डिपार्टमेंट में सरकार 55,679 जो है करोड़ खत्म करेगी। मित्रों, तो हम लोगों ने बजट देख लिया है और आप इसे क्या करेंगे, अच्छे तरीके से वीडियो को देखेंगे और चीज़ों को रिवाइज करेंगे, क्योंकि आगामी परीक्षा में इससे 2-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है? तो इसमें जो है आप खासकर ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, जो क्रोनोलॉजी का मैंने आपको बताया, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो, चाहे वो डेफिसिट के संदर्भ में, ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगेगा तो हमें लाइक करेंगे फीडबैक के रूप में, तो मुझे अच्छा लगेगा, और आप कमेंट करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आप अपने सुझाव क्या देना चाहते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।